नमस्ते। इमेजिन कीजिए किसी शादी समारोह में एक लड़की जो लगभग 30 साल की है, जॉब कर रही है या पढ़ाई कर रही है या कुछ नहीं कर रही, वो अगर लोगों की नजरों में आती है, तो सबसे पहला सवाल लोग क्या पूछेंगे? बिल्कुल सही, लोग यही पूछेंगे, शादी कब कर रही हो? इसी तरह से एक कपल जिसकी शादी को अगर साल, डेढ़ साल, 2 साल हो गया है और उनके कोई बच्चा नहीं है, तो सबसे पहला सवाल लोग उनसे जो पूछते हैं, इनफैक्ट परेशान कर देते हैं पूछ-पूछ के, वो ये सवाल होता है कि खुशखबरी कब दे रहे हो? बच्चा कब प्लान कर रहे हो? और अगर यहां आपको लग रहा है कि इनको परेशान किया जा रहा है, तो सोसाइटी या समाज कितना क्रूअल हो सकता है ये पूछना है, तो एक ऐसे लड़के से पूछिए जिसकी डिग्री पूरी हो गई है, डिग्री पूरी होने के बाद वो घर आया है। हो सकता है उसके घर वालों को उसकी जरूरत हो सकता है बच्चे की नौकरी नहीं लग रही हो, या हो सकता है वो बच्चा आगे पढ़ाई करना है या करियर कौन से फील्ड में बनाना है ये सोच रहा हो। बट ऐसा कैसे मंजूर है कि कोई डिग्री पूरी होने के बाद घर रुक के दिखाए? उसी टाइम पड़ोस की आंटियां और अंकल, आपने देखा होगा, आना घर पे शुरू कर देते हैं और उनमें से एक भी आदमी, एक भी औरत ये नहीं बोलेगा कि बेटा तुम्हारी हम हेल्प कर देते हैं नौकरी ढूंढने में, या चलो मैं अपना एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करती हूं या करता हूं, इससे तुम्हें जॉब ढूंढने में हेल्प मिलेगी। नहीं, लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि बताओ तुम घर पे क्यों हो? दूसरे नंबर पे लोग उसको एग्जाम्पल भी देते हैं कि उनके बेटे का पैकेज लग गया, उनके बेटे की नौकरी लग गई। सोसाइटी इतनी क्रूर क्यों है? क्यों सोसाइटी इस बात की परवाह नहीं करती कि एक टर्म है लिबर्टी, एक टर्म है पर्सनल स्पेस, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं सेल्फ, कि आदमी कुछ डिसीजंस खुद ले तो उसकी लाइफ के लिए अच्छा होता है। जब भी कभी वर्चू की बात आती है कि एक आदमी की लाइफ का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, इसी समाज से जब आप जाके पूछेंगे तो ये समाज कहेगा कि सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन कोई आदमी जब मन की करने पे आता है तो इस समाज को इतनी तकलीफ क्यों होती है? आज के वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं। इन्हीं सवालों के जवाब कि किसी को बच्चा करना है या नहीं करना, ये उनका डिसीजन होना चाहिए। किसी का डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ, ये उनका डिसीजन होना चाहिए। किसी को शादी करनी है नहीं करनी है, उनका डिसीजन होना चाहिए। कौन आदमी कैसे कपड़े पहनेगा, कौन लड़की किस स्टेट में नौकरी करेगी, ये सारी बातें सेल्फ, मतलब खुद डिसाइड करने की होती है। लेकिन सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं अपना काम भूल के इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिले जेएस मिल के वर्क में। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। जाके पैर ना फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। इसका मतलब क्या जेएस मिल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? यस। जेएस मिल जो थे, उनकी बात अगर मैं करूं तो जेएस मिल के फादर जो हैं वो जेम्स मिल नाम के बड़े फेमस स्कॉलर थे। जेएस मिल बचपन में ही इस तरह से ट्रेन किए गए थे कि उन्हें भी उनके फादर अपने ही जैसा थिंकर बनाना चाहते थे। जेम्स मिल फादर का नाम है, जेएस मिल बेटे का नाम है। आज की थियरी जेएस मिल पे है, बट पहले 2 मिनट निकाल के इनकी लाइफ के बारे में सुनिए। जब दूसरे बच्चे एलकेजी यूकेजी क्लासेस में पढ़ रहे थे, उस टाइम इनके फादर ने इनको सिखाई ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। जिस टाइम दूसरे बच्चे स्कूल में 8 से 10 घंटे एंजॉय किया करते थे लाइफ को एकदम टेंशन फ्री, उस टाइम इनके फादर इनको पढ़ा रहे थे हिस्ट्री। उस टाइम इनके फादर इनको पढ़ा रहे थे प्लेटो क्या बोलता है। बचपन में ही इनके दिमाग को इस तरह से ट्रेनिंग दी गई कि ये एक क्रिटिकल थिंकर बनकर उभरे। इनको अलग अलग स्कॉलर्स का वर्क पढ़ाया गया, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, हर लैंग्वेज का इनको नॉलेज दिया गया। कहने को लोग इनके लिए तालियां बजाया करते थे कि देखो छोटा सा बच्चा इतना कुछ नॉलेज रखता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, किसी भी धागे को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। हुआ क्या कि 20 की एज तक जाते जाते जेएस मिल डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन के बाद जेएस मिल सुसाइड का सोचने लग गए। ऐसी कंडीशन जब आती है तो जेएस मिल की जिंदगी में उनको बचाने के लिए आती है एक गर्लफ्रेंड। ये जो गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने इन्हें एहसास कराया कि सिर्फ यहां यहां भरा हुआ काम नहीं आता, यहां भी कोई चीज होती है, यानी आत्मा भी कुछ होती है। यहां से जेएस मिल ने सोसाइटी को सीखा, रिलेशनशिप्स को सीखा। यहीं से जाके जेएस मिल ने पढ़ा कि लिबर्टी क्या होती है। यहीं पे जाके जेएस मिल ने यह समझा कि लोगों की सारी बातें मानते जाना, भले ही वो आपका फादर ही क्यों ना हो, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इन्हीं चीजों की वजह से जेएस मिल जो थे, उनका कोर सब्जेक्ट बन गया लिबर्टी, पर्सनल स्पेस, कि किस आदमी को कितना पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जब काम किया, स्टडी करी, तो उनका सबसे फेमस वर्क जो है वो लिबर्टी के बारे में है। जिन लोगों को नहीं पता, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। आपने फ्रीडम सुना होगा कि फ्रीडम इज स्वतंत्रता, लिबर्टी उससे एक स्टेप आगे की चीज है।
लिबर्टी का मतलब है मेरा जो मन है वो मैं कर सकूं, मेरे मन को भाया वो मैं कर सकता हूं, इसे कहते हैं लिबर्टी। तो जेएस मिल कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक स्ट्रगल चल रहा है, और वो स्ट्रगल है दो चीजों का। हर आदमी को चाहिए पर्सनल स्पेस, हर आदमी के पास है पर्सनल ओपिनियन, हर आदमी लेता है पर्सनल डिसीजन, और इन तीनों चीजों को मिला के एक आदमी जो है उसकी लाइफ में आती है लिबर्टी। और जब कोई आदमी लिबर्टी को यूज करता है, स्वतंत्रता को यूज करता है, तब वो आदमी बनता है एक फ्री मैन। फ्री मैन को हम आज बोलेंगे सेल्फ, कि मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं किस हद तक आजादी चाहता हूं। ये एक ताकत है जिसकी लड़ाई हमेशा चलती है किसके साथ? तो जेएस मिल कहते हैं दूसरी तरफ है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अपने लिए ओपिनियन कैरी करती है, उस ओपिनियन के बेसिस पे सोसाइटी बिल्ट होती है। सोसाइटी जो है वो अपने स्टैंडर्ड सेट करती है। जैसे एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि कोई भी लड़की जब इतने साल की हो जाए तो शादी होनी ही चाहिए। जैसे एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि किसी भी मैरिड कपल की मैरिड लाइफ को 1 साल हो गया तो बच्चा होना ही चाहिए। जैसे सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि किसी बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अपनी लाइफ जिए, उसे हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जॉब करनी ही होगी। सोसाइटी ने यहां तक सेट कर रखा है कि अगर कोई आदमी बीटेक करने के बाद कुछ और करना चाहेगा तो हम उसकी मजाक उड़ाएंगे। सोसाइटी ने सेट कर रखा है कि कोई बच्चा अगर बीए करने के बाद दोबारा से 11th क्लास में एडमिशन लेने की सोचे कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, तो हम उसकी मजाक उड़ाएंगे, हम उसके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करेंगे। इन सब की वजह क्या होती है? तो इन सब की वजह आती है, एक टर्म है सोशल टायरनी। सोशल टायरनी जो है यही जेएस मिल का काम है। जेएस मिल ने जो रिसर्च किया वो सोशल टायरनी पर ही किया। टायरनी क्या होती है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक टर्म है टायरंट। टायरंट का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह कौन होता है? जो दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनता। जैसे ही मैं कहता हूं तानाशाह, आपके दिमाग में कौन आता है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तानाशाह तो हिटलर था, या हो सकता है कुछ लोग नाम लें मुसोलिनी का। हो सकता है कोई करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ता है, न्यूज अच्छे से पढ़ता है, वो कहेगा अरे सर तानाशाह तो नॉर्थ कोरिया में भी है। लेकिन जीएस मिल कहते हैं ये तो छोटे तानाशाह है, सबसे बड़ा तानाशाह है हमारा समाज। इसी को जीएस मिल कहते हैं सोशल टायरनी। अब जेएस मिल के काम को थोड़ा समझते हैं। जेएस मिल कहते हैं कि जो तानाशाह होते हैं वो दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं। एक वो तानाशाह जो पॉलिटिकल तानाशाह होते हैं, इसको कहा गया पॉलिटिकल टायरनी, मतलब राजनीतिक तानाशाही। यहां मैं लिख भी देता हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, राजनीतिक तानाशाही। दूसरी तरफ आता है सोशल टायरनी। सोशल टायरनी का मतलब सामाजिक तानाशाही। अब ध्यान से समझने की बात है, पॉलिटिकल टायरनी जो है इसका आधार क्या होता है? तो पॉलिटिकल टायरनी का आधार लिया जाता है लॉ, यानी कि कानून, यानी कि ऑर्डर। आदेश जो आते हैं उनको आधार माना जाता है। जैसे एक ऑर्डर आया कि आपको गाड़ी लेफ्ट साइड में ही ड्राइव करनी है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये कभी भी आपके सेल्फ को हार्म नहीं करता। सेल्फ को हार्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मैं जब सड़क पर निकलूंगा तो मुझे पता है सारी दुनिया ही लेफ्ट साइड में गाड़ी चला रही है, या एक लॉ आया कि आपको हेलमेट लगा के ही बाइक चलानी है, या एक लॉ आया कि आपको अपनी इनकम का 30% टैक्स देना है। तो मैं जब चारों तरफ देखूंगा तो मेरी इनकम स्लैब वाला हर आदमी इतना टैक्स दे रहा है, तो ये चीज मुझे हार्म नहीं करेगी, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा कि ये तो सिस्टम बना हुआ है।
बट ये कभी भी मेरे सेल्फ को हार्म नहीं करेगी। सेल्फ को हार्म करने का मतलब है कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसे नियम नहीं बनाएगी कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। गवर्नमेंट जनरली कभी ऐसे नियम नहीं बनाएगी कि मुझे पढ़ाई क्या करनी है। मैं अगर नौकरी छोड़ना चाहूं या नौकरी करना चाहूं या नौकरी बदलना चाहूं, तो ये सारे डिसीजंस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका मतलब इस केस में सेल्फ जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। दूसरी तरफ आता है समाज। समाज की बात जब आती है तो समाज का बेस जो होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी टर्म है और वो है कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव ओपिनियन का मतलब सामूहिक विचारधारा। पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक बहुत ही अच्छा कोट आता है कि पूरी दुनिया के सारे इंसानों में से एक इंसान की राय बाकी सबसे अगर अलग है तो भी उस एक इंसान को उतना ही हक है जितना बाकी सबको है अपनी राय रखने का, अपनी ओपिनियन देने का, जीने का, खुल के बोलने का, जितना बाकी लोगों को है। अब समाज को इस बात से तकलीफ होती है। समाज अपनी कलेक्टिव ओपिनियन को ही आधार बना लेता है और जैसे ही अपनी कलेक्टिव ओपिनियन को आधार बनाता है तो जब भी कभी ऐसा होगा वहां से लॉजिक जो है वो गायब हो जाता है। लॉजिक गायब होने का बेस्ट एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि एक आंटी एक लड़की पे इसलिए कमेंट कर रही है कि उसकी शादी टूट गई है या डाइवोर्स हो गया है। तो अगर लॉजिक होता तो सबसे पहले तो उन्हें यह पता होता शादी और डाइवोर्स अल्ट्रा पर्सनल मैटर है। एक होता है पर्सनल, एक होता है अल्ट्रा पर्सनल। अल्ट्रा पर्सनल का मतलब वो चीजें जिसमें आपको तब तक बोलने का हक नहीं है जब तक सामने वाला आपसे एडवाइस ना मांगे या उसने आपको यह हक दे रखा हो। बट लोग अल्ट्रा पर्सनल मैटर्स में घुसना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पर्सनल स्पेस नाम की चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसा जब हो रहा है तो इसे कहा जाता है सोशल टायरनी, सामाजिक तानाशाही। अब जेएस मिल कहते हैं कि सामाजिक तानाशाही में एक समस्या है और वो समस्या क्या है कि इसका जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, पेनिट्रेशन का मतलब कितना अंदर तक असर करेगा, इसका पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है, अधिकतम अंदर तक ये जाता है और ये किसी भी इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके सेल्फ को तोड़ देता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये सोचने की बात है, 99% सुसाइड्स सोसाइटी करवाती है, सोसाइटी के रूल्स से होते हैं। 1% सुसाइड ऐसे मिलेंगे जिसमें लॉ, ऑर्डर या पॉलिटिकल सिस्टम या तानाशाह जिम्मेदार रहा हो। इसी चीज को जब थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा जेएस मिल का जो काम है वो आज भी रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है, जैसे ही बच्चा हुआ उस फादर ने डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरी वाइफ जॉब करेगी और मैं बच्चे को संभालूंगा, मैं घर का काम करूंगा। आपने नोटिस किया है कि कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? और अगर कोई आदमी अपने घर में अपनी पत्नी को बर्तन धोने में मदद कर रहा है या बच्चे खिलाने में मदद कर रहा है तो हमारी सोसाइटी में कितने लोग हैं जो जाके उसको अप्रिशिएट करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो, और कितने लोग हैं जो उस आदमी पे क्वेश्चन उठाएंगे कि तू आदमी तो है क्या? रीजन रीजन उनसे जब पूछा जाए तो वही मिलेगा बेसिक, कि लॉजिक तो है ही नहीं, बस सब ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। एक लड़की अगर ये डिसीजन ले कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, या कोई एक लड़का ये डिसीजन ले कि मैं तो एक बिजनेस शुरू करूंगा जिसमें मैं लोगों के जूते धो के दूंगा, या कोई आदमी ये कहे कि मैंने बीटेक कर लिया है, अब मैं सुबह सुबह पार्क के बाहर लौकी का जूस बेचूंगा, तो आप में से कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि सोसाइटी उनको ये करने देगी? सोसाइटी को इस बात से तकलीफ नहीं है कि वो आदमी कुछ करने की सोच रहा है। सोसाइटी को इस बात से समस्या है कि वो आदमी हमारे कलेक्टिव थिंकिंग के अगेंस्ट कुछ कैसे सोच सकता है। इसी को कहा गया है सामाजिक तानाशाही, सोशल टायरनी। अब सोशल टायरनी एक लेवल और आगे इसको लेके चलते हैं कि किसी ने इंटरकास्ट मैरिज करी या किसी लड़की को उसके कपड़ों से जज करने की आदत। ये तो वर्ल्ड फेमस चीज है, सबको पता होगा कि कपड़े कैसे पहने हैं इससे लोग कैरेक्टर पता लगा लेते हैं। रीजन सोशल टायरनी, इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे लोगों को मारा तक जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आता है कि ये जो जजमेंटल होना है, जैसे कि अच्छी लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती या वैसे कपड़े नहीं पहनती, तो लॉजिक कहां है कि कोई लड़की अच्छी है या बुरी है ये तो तब पता लगेगा जब आप उसके कैरेक्टर में घुसेंगे, और उसके कैरेक्टर में घुसने की बजाय आप उस लड़की को जज कर रहे हैं उसकी बॉडी पे एक लेयर चढ़ी हुई है कपड़ों की, उससे।
और जब रीजन पूछा जाएगा तो लॉजिक है ही नहीं। इन द सेम वे तुम लोगों ने शादी करके हमारी नाक कटवा दी। ऐसी क्या नाक है जो किसी लड़की या लड़के के शादी करने से कट गई? बहुत ही हंसने की बात आती है निकल के, और बहुत ही दुखद बात है जब हंसने और दुखद दोनों क्यों बोला, इसका रीजन बता रहा हूं। कोई लड़के की उम्र शादी की हो रखी है और वो लड़का शादी नहीं करना चाह रहा है, तो उसके घर में इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं कि दादाजी बीमार हैं, मतलब दादाजी बीमार हैं, दादाजी को हार्ट अटैक आया है, तुम शादी कर लो। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स? दादाजी भी हो सकता है ब्लैकमेल करें, बेटा मेरी तो आखिरी इच्छा यही है, आपकी आखिरी इच्छा मोक्ष क्यों नहीं है? आपकी आखिरी इच्छा ये क्यों नहीं है कि मुझे उस जगह घूम के आना है? आपकी आखिरी इच्छा ये क्यों है कि आपके 2 महीने 2 दिन या 2 मिनट के चक्कर में उस आदमी को लाइफ टाइम वो काम करने पे मजबूर कर रहे हो जो वो करना ही नहीं चाहता? तो इसका मतलब सोशल टायरनी क्या फैमिली को भी अफेक्ट करती है? यस। जेएस मिल की खुद की लाइफ से हमें सीखना चाहिए कि पर्सनल स्पेस को हो सकता है पेरेंट्स भी किल करें। तो क्या ऐसे में सोसाइटी में टकराव होगा? यस, सोसाइटी में टकराव होगा, और इन चीजों को जब बच्चे समझेंगे उसी टाइम सोसाइटी ग्रो करेगी। वाई? हमें थिंकर्स चाहिए। हमारी सोसाइटी को वो लोग चाहिए जिनमें लॉजिक हो। हमें वो भीड़ नहीं चाहिए कि बस हम इसलिए चल रहे हैं कि अगली भीड़ उस डायरेक्शन में जा रही है तो पीछे वाली भी उसके पीछे ही जाएगी। हमें थिंकर्स चाहिए, और थिंकर पैदा होने से पहले कुचल दिए जाते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें बीटेक इसलिए करनी पड़ी क्योंकि घर वालों ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया था 7th 8th स्टैंडर्ड में ही कि आपको तो आईआईटी करना है, आपको जेई करना है। कितने लोग हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस में, हो सकता है एमएनसी में कहीं बैठ के इस वीडियो को देखते टाइम सोच रहे हो कि यार मुझे पढ़ना तो लिटरेचर था, मेरे को तो फार्मिंग अच्छी लगती थी और पता ही नहीं लगा लाइफ कैसे चली गई। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कि किसी भी इंसान में से ये कोई आदमी है, भले ही इस आदमी के पास कितनी भी बड़ी पोस्ट आए, इस आदमी में से अगर आप माइनस कर दो उसका सेल्फ, तो उस आदमी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ये जो सेल्फ है, इसको छीनने का काम करती है सोशल टायरनी, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर इस पे थोड़ा समझते हैं कि कैसे जेएस मिल के लेंस से चश्मे को देखा जाए। आपने देखा है आजकल फैमिली के, समाज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के। उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी झगड़े शुरू होते हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप थोड़ी सी बात उस ग्रुप के ज्यादातर लोगों की ओपिनियन के अगेंस्ट करके देखो, फिर देखो आपको हो सकता है देशद्रोही करार दे दिया जाए, हो सकता है आपको यह कह दिया जाए बदतमीज हो, या हो सकता है कुछ लोग ग्रुप लेफ्ट कर जाए। मतलब एक आदमी जिसकी एज इतनी है कि वो खुद को एडल्ट कह सकता है, उसका ईगो इतना बड़ा हो गया है कि एक आदमी ने उसके अगेंस्ट ओपिनियन दे दी और उस आदमी ने ग्रुप छोड़ दिया या उससे बात करनी बंद कर दी। यहां से पता लगता है कि वो आदमी खुद भी ना तो सेल्फ को कभी फील कर पाया, ना वो किसी और के सेल्फ को कभी एग्जिस्ट होते देख सकता है। वो ये चाहता है कि सब भेड़ बन के रहें और उसी ट्रेंड में, उसी पैटर्न में चलते जाएं। डिजिटल मीडिया आने के बाद ये उम्मीद थी कि लोग अपनी ओपिनियन को बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल मीडिया ने काम शुरू किया एको चैम्बर्स का। एको चैम्बर्स मतलब अगर आपको डाइवोर्स की एक दो रील आपने देख ली तो पूरे दिन आपको ऐसा ही कंटेंट दिखाया जाएगा कि आपकी ओपिनियन में से लॉजिक खत्म होता जाएगा। इस चीज ने रास्ते आसान कर दिए कंपनीज के, कैपिटलिज्म के, कि आप तक हर वो चीज पहुंचाई जा सके जिसकी आपको जरूरत है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी 5,000 रुपए की घड़ी भी पहन सकता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर अगर आप जाएंगे तो लॉजिक हटाने की वजह से आज ऐसा ट्रेंड बन गया है कि 5 लाख रुपए की घड़ी खरीदना एक अचीवमेंट माना जाता है। वाई? ये कब से हो गया कि चीजों से हम लोगों को जज करने लगे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, कोई आदमी अगर आके ये कहे कि मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मैं अगर बाहर जाके खांसने लग जाऊं और बोलूं भाई मेरी तबीयत खराब है, 4 लोग हालचाल पूछने आएंगे। लेकिन अगर मैं ही बाहर जाके बोलूं कि मैं डिप्रेशन में हूं, मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, आपको पता है ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। वाई? लॉजिक नहीं है उनके पास। उन्होंने कलेक्टिव वे में बिना लॉजिक के, बिना सेल्फ को फील किए अपनी लाइफ गुजार दी। अब वो चाहते हैं कि ये भी ऐसी ही गुजारे। इसी के रिजल्ट की वजह से नई जनरेशन, जिसको जेनजी कहा जा रहा है, उसको बदतमीज कहा जाता है। वो लोग बदतमीज नहीं है, वो लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। और अगर हो सके तो जितने भी पेरेंट्स या जितने भी एल्डरलीज बात सुन रहे हैं, प्लीज, आपने कभी सेल्फ फील नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि नई जनरेशन के सेल्फ को आप कुचल दें। यू शुड लिसन टू देम,
बिकॉज आज की दुनिया में एक क्लिक पे हर चीज अवेलेबल है। जो भी बच्चा जेएस मिल या ऐसे किसी भी वर्क को पढ़ लेगा, जो बच्चा लिबर्टी को फील करने लग जाएगा, वो बच्चा बोलेगा मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा और उन डिसीजंस में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे स्लेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और जब इस तरह की सोसाइटी हो जाएगी तभी तो फर्क आएगा। आप इमेजिन कीजिए एक गार्डन जिसमें 4 किलोमीटर तक सिर्फ गुलाब लगे हुए हैं, एक ही कलर के एक जैसे गुलाब। दूसरी तरफ एक गार्डन है जिसमें हर कदम पे अलग तरह का फ्लावर है। आप कौन से गार्डन में जाना पसंद करेंगे? हो सकता है एक बार देखने में गुलाब बहुत अच्छा लगे, बट ये गुलाब ठीक हमारे नए बन रहे शहरों की तरह बदसूरत दिखने लग जाता है। रीजन, एक जैसे मकान, एक जैसी सड़कें, एक जैसे चौराहे, कब तक कोई इनको देखेगा? हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के थॉट्स, अलग अलग तरह के ब्रेन, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन, अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल हमेशा से मौजूद रहे हैं और वो चीज सोसाइटी को अप्रिशिएट करने वाली चीज लगनी चाहिए। लेकिन नहीं, सोसाइटी चाहती है सब गुलाब के फूल बन जाएं, सोसाइटी चाहती है सब एक ही तरह से नमस्ते करें, सोसाइटी चाहती है सब एक ही तरह से गर्दन झुकाएं। तो क्या हम सोसाइटी को पूरी तरह से नकार दें? नहीं। यहां जेएस मिल कहते हैं कि अब वक्त आता है, हमें यह देखना है कि किस जगह तक आदमी सेल्फ और सोसाइटी की लड़ाई में जायज है। तो ऐसी चीजें जैसे कोई भी आदमी जो है वो एक्शंस लेता है या काम करता है, तो वो दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी इनकी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है सेल्फ रिगार्डिंग डिसीजंस। सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब ऐसी चीजें जिनका खुद की लाइफ पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या डिग्री करनी है, आपको क्या काम करना है, आपको कब तक काम करना है, आपको किससे शादी करनी है, आपको कब डाइवोर्स लेना है, आपको कब बच्चे पैदा करने हैं, आपको कब घूमने जाना है, आपको कहां घूमने जाना है, आपको कौन सी मूवी देखनी है, एटसेट्रा। ये सारे काम जो हैं, इनको जेएस मिल का वर्क कहता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब ऐसे काम जिनका असर सिर्फ खुद की लाइफ पे होगा। मैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं तो उसका असर मेरी लाइफ पे होगा, प्लस मैं बीमार हो सकता हूं तो मेरी फैमिली भी सफर करेगी। तो इसका मतलब एक्सरसाइज ना करना सेल्फ में नहीं है पूरी तरह से। क्यों? मैं एक फैमिली मैन हूं, अगर मैं फैमिली के साथ रह रहा हूं तो मुझे सिर्फ मेरी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना, मेरी फैमिली की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ये सारे डिसीजंस जो हैं, इन्हें इसी तराजू में तोल के सेल्फ और नॉन सेल्फ की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। दूसरी तरफ आते हैं वो डिसीजंस जो दूसरों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात को 2 बजे कोई आदमी तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा है। तो अगर कोई आदमी रात को 2 बजे तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा है तो वो दूसरों को भी परेशान कर रहा है। इस तरह के डिसीजंस जो होंगे, इस तरह की चीजें जो होंगी, यहां पर जेम्स मिल बोलते हैं सोसाइटी का बोलना सही है। लेकिन जो चीजें पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट है उसमें सोसाइटी को नहीं बोलना चाहिए। इस बेसिस पे जेम्स मिल कहते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी बना पाएंगे, एक ऐसा समाज बना पाएंगे जिसमें बहुत फर्क होगा। कभी किसी को इस तरह का समाज फेल नहीं कहेगा, यह कहेगा कि इसने कोशिश करी, दोबारा करेगा। कभी इस तरह का समाज किसी को स्वार्थी नहीं कहेगा, बल्कि यह कहेगा कि इसको बात करना कम पसंद है। इस तरह का समाज किसी को गद्दार इसलिए करार नहीं देगा कि उसकी ओपिनियन अलग थी। इस तरह के समाज में किसी की गर्दन इसलिए नहीं काटी जाएगी कि वो आदमी अलग तरह का रिलीजियस सेंटिमेंट कैरी करता है। इस तरह के समाज में किसी को यह नहीं कहा जाएगा कि इतनी उम्र हो गई अब ये काम करने के थोड़ी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 50 की उम्र में घूमने जाना चाहता है तो सबसे पहले उसके थॉट को कुचलने का काम उसकी फैमिली वाले लोग करेंगे, बचा हुआ काम सोसाइटी कर देगी। 40 लोग हंस रहे हैं इस चक्कर में, एक आदमी 40 की उम्र में मोटरसाइकिल खरीदने से डर रहा है। दिस इज रॉन्ग। लिबर्टी के केस में जेएस मिल ये बोलते हैं कि उम्र कुछ है ही नहीं, सेल्फ का डिसीजन है और उसका अगर दूसरों पर असर नहीं पड़ रहा, आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, आपकी इच्छा हो रही है, जाओ जाके अच्छी वाली मोटरसाइकिल खरीदो, बैठो मोटरसाइकिल पे, आपको जहां जाना है वहां घूमने जाओ। ऑल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सेल्फ केयर, कि आपको ये ध्यान रखना है हेलमेट लगा हो, इंश्योरेंस हो, आपको अच्छे से राइड करना है। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह राइड कर रहे हैं, डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी।
इसी तरह ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इस तरह की जब हो जाएगी तो वो जज नहीं करेंगे कि एक आदमी अपनी पत्नी की हेल्प कर रहा है तो वो रियल मैन नहीं है। रियल मैन की डेफिनेशन ये नहीं होती। जीएस मिल कहते हैं मुझे एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो सबसे पहले ध्यान रखे सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुत्व का मतलब मैं अपने सारे फैसले खुद लूंगा, दूसरे लोग मेरे वो फैसले नहीं लेंगे जो मेरी लाइफ को अफेक्ट करते हो। जेएस मिल कहते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि हार्म और ऑफेंस में फर्क होता है। हार्म का मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ऑफेंस का मतलब सोसाइटी हो सकता है इस बात को भी ऑफेंस करार दे दे कि शादी नहीं करना भी गुनाह है। फिर उसके बाद तीसरी बात, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब कि मैं अपने आप में एक ऐसा इंसान हूं जिसकी खुद की भी कोई जिंदगी है। तो लोगों को यह पता होना चाहिए कि मेरी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। और चौथे नंबर पे ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, कि हर आदमी को अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने विचारों को अपने हिसाब से रखने का अधिकार होता है। किसी को यह हक नहीं है कि किसी बच्चे को इसलिए क्रिटिसाइज करे कि उसके मार्क्स पड़ोसी के बच्चे से कम आए हैं। नहीं, वो लाइफ आगे डिसाइड करेगी कौन कहां पहुंचने वाला है। इन द एरा ऑफ एआई, क्या आज भी सोसाइटी को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो दूसरे की लाइफ को हार्म कर सके? इसी वजह से आज भी हजारों लोग इस सिंड्रोम से ग्रसित हैं जिसे कहा गया है व्हाट विल पीपल से। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे दिमाग में जब कभी भी अगली बार आए तो जेएस मिल के वर्क को याद करना, आज के लेक्चर को याद करना और सिर्फ ये सोचना कि मैं जो काम करने जा रहा हूं क्या वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है या अदर रिगार्डिंग एक्शन है। अगर वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है तो दूसरे नंबर पे अपनी फैमिली को देखना, उसको सोचना कि इनमें से किसी को मैं हार्म तो नहीं कर रहा हूं ना। मैं फिर कह रहा हूं हार्म और ऑफेंस में फर्क होता है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड करियर चेंज करना, मैरिज, बच्चा, डाइवोर्स, इस तरह का कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं और आपको यह लग रहा है कि आप इनके साथ गलत करेंगे परिवार वालों के साथ, नहीं, याद रखिए हार्म अलग होता है, ऑफेंस अलग होता है। अगर वो ऑफेंडेड फील कर रहे हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। लेकिन अगर आप उनको डैमेज कर रहे हैं किसी तरह से डायरेक्टली, तब वो हार्म में आएगा। तो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि सोसाइटी कलेक्टिव मेजॉरिटी में चलती है, सोसाइटी कलेक्टिव आइडियोलॉजी में चलती है। सोसाइटी ये चाहती है सबके कान काट के एक ही साइज के कर दिए जाए, सबके नाक पिचका के एक जैसे कर दिए जाए। इसी वजह से जेएस मिल हमेशा से कहते आए कि सोसाइटी और पर्सनल स्पेस, इनमें एक लड़ाई हमेशा चलनी चाहिए। होपफुली आज का लेक्चर कुछ सिखा के गया होगा। इफ यू आर एग्री देन प्लीज डू वन थिंग, कमेंट your opinion, not collective opinion, in the comment section. Number one. Number two, share more examples from the society जहां पे सोसाइटी ने पर्सनल स्पेस को किल किया, या आपने कभी ऐसा फील किया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। यही मेरा रिवॉर्ड है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।